नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को, क्योंकि आज बेशर्मी का मुजाहिरा है। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जब संवैधानिक संस्थाएं, यही तो सवाल रोज हम उठाते हैं, रोज उठाते हैं। कई बार खुद में ही अब झिझक सी होती है कि सेम रोज एक ही ताल हम लोग छेड़ रहे हैं, एक ही धुन, एक ही राग। दर्शक ऊब न जाए, क्योंकि दर्शक हमारे यहाँ उबते ही बहुत जल्दी हैं, बस मोदी जी से नहीं उबते। खैर, विषय पर आते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को कैसे भगवा खेमे का बना दिया गया है, उनका भगवाकरण कर दिया गया है, संघीकरण कर दिया गया है। उसके नमूने इस देश में अगर आप एक खोजने निकलेंगे तो हजार मिलेंगे। एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में उपराष्ट्रपति का पद। इसे मैं कुर्सी के रूप में नहीं देखता, मैं निजी तौर पर तो नहीं देखता, बाकी अभी आपसे समझेंगे। मैं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखता हूं। उस इंस्टीट्यूशन में बैठा व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बजाय एक व्यक्ति को बचाने में लग जाए, तो फिर इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त होना तय हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले खुलेआम मंच से जो ऐलान किया है, हम नहीं कहेंगे पॉमेरियन मीडिया टाइप की इशारों इशारों में उड़ा दी, हम सीधा कहेंगे खुला ऐलान है। उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, बोली, लहजा, भाव, भंगिमा, अभी सब आपको हम दिखाएंगे। आप खुद समझ जाइएगा कि इशारा नहीं है, क्या ऐलान है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि टीम राहुल कितनी भी कोशिश करे, मोदी को 24 बार तो बेइज्जती हो चुकी है, 48 हो जाए, 50 हो जाए, सेंचुरी मार दे, धनखड़ बचाएंगे। टीम राहुल से धनखड़ मोदी को बचाएंगे। संसद के भीतर जो देश जानना चाहता है, देश को नहीं जानने देंगे, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कर, क्योंकि आसन पर हमने धनखड़ साहब को देखा है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये कार्यक्रम जब टेलीकास्ट होगा, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उससे 22 या 23 घंटे बाद, 22 से 23 घंटे बाद, 24 घंटे भी पूरे नहीं बचे, सिर्फ आपको हंगामा देखने को मिलेगा और इस देश के टैक्स पेयर के पैसे में आग लगते हुए दिखेगा। जब हंगामा होगा, देश के जायज सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, तो नोट में पैसे में आग ही लगने के समान। धनखड़ साहब ने कहा क्या है, हम वो सुनवाते हैं, सीधे चलेंगे उसके बाद हेमंत भाई के पास। जब धनखड़ साहब का एक कार्यक्रम में जो स्पीच है, उस स्पीच का एक हिस्सा सुनाना है। सुनवाइए भैया। Be guided by narratives outside. All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. But at the end of the day, we are sovereign. We take our own decisions. Is it required to play every bad ball? Is it required to have wrestling sessions as to who said what? One who scores good runs on the cricket pitch always leaves bad balls. They are tempting, but not attempted. And those who attempt, you have safe gloves of the wicketkeeper and someone in the gully. सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो हिंदी में, पूरा हिंदी में आप समझा दीजिए, सवाल जवाब उसके बाद करेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप कुछ भी कहिए, सवालों पे आऊंगा मैं, जो आप कहेंगे सारों के जवाब भी दूंगा। एक बात तो कह दिया कि जो कोई भी इस तरह की बॉल को अटेम्प्ट करेगा तो सेफ हैंड्स ग्लव्स विकेट कीपर के पास है। तो कहीं धनखड़ साहब ने ये मत देखो, कम बुद्धि का, कम पढ़ा लिखा आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनखड़ साहब खुद को विकेट कीपर बता रहे हो मोदी जी का? एग्जैक्टली। आशंका है आशीष भाई, माफ कीजिएगा। और गली में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बिल्डिंग तो देखो,
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी बातें कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने सॉवरेनिटी की बात की। शुरुआत कर देते हैं एक बार, उसके बाद सारा खोलेंगे। सॉवरेनिटी की बात करें कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। 12-13 फरवरी ट्रंप के व्हाइट हाउस के सामने, आपको याद होगा, ट्रंप ने क्या कहा कि आप हमसे पेट्रोल और ऊर्जा खरीदिए। याद है? कहा। उसके बाद उन्होंने F-35 का ऑफर किया, व्यापार बढ़ाने का कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, आप उनसे महंगा कच्चा तेल और गैस जो थी वो लेना शुरू कर दिया आपने। जो 15 अरब डॉलर की थी वो 25 अरब डॉलर की इस साल हो जाएगी। माननीय धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। मोदी जी के मुंह पे उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ाइए, टैरिफ टेरर कम कीजिए, पेट्रोल और एनर्जी हमारी खरीदिए, तो खरीदना शुरू कर दिया। तो ये सॉवरेनिटी का क्या कर रहे थे मोदी जी? उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? F-35 की उन्होंने बात की, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? किसी सवाल का जवाब दिया? 24 बार ये कह चुके ऑपरेशन सीज फायर को लेकर के। कल 5 जहाज गिरने की बात कह दी, सारी बात। और आज जो भगत सेना है, अगर आपने देखा हो, कभी फॉलो किया सोशल मीडिया पे, हालांकि आप बिजी थे, तो सब ये कह रहे कि ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी धनखड़ साहब ने। धज्जियां रोज उड़ाते हैं। पूरी पूरी बीजेपी, पूरी आईटी सेल, सब कुछ धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, लेकिन सब की उड़ा रहे ट्रंप की छोड़ करके। ट्रंप का नाम लेने की किसी की ना हिम्मत है, ना किसी की औकात। ये पूरा भाषण सुन लीजिए, इसमें कहीं ट्रंप का नाम जिक्र नहीं है, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। और ये वो काम कर रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, जो मोदी खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, उनके राजनाथ नहीं कर पा रहे, उनके गृह मंत्री नहीं कर पा रहे सरदार पटेल, उनके एनएसए नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए निशिकांत दुबे भी नहीं कर पा रहे, जो उनके सबसे बड़े ट्रॉल है, वो भी नहीं कर पा रहे। धनखड़ साहब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होकर के आगे, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से ठीक 36 घंटे गए। अब आपने मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछा कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि बाहरी आख्यानों से प्रभावित ना हो, फॉरेन जो बाहर से आने वाले जो लोग उनके नैरेटिव से प्रभावित ना हो आप। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस देश में सभी निर्णय इसके नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं, ये कह रहे हैं, इस देश के नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। तो इस देश के नेतृत्व ने पेट्रोल डीजल का भी खर्च महंगा कर देने का जो फैसला शायद इस देश के नेतृत्व ने लिया होगा, संप्रभु राष्ट्र ने। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। तो सीज फायर का तो 24 बार दावा कर चुके हैं, कैसे कह रहे हैं? हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र एक समुदाय है, हम एकजुट होकर काम करते हैं, हम तालमेल से काम करते हैं। जब तालमेल से आप काम करते हैं संसदीय प्रणाली में, तो पक्ष और विपक्ष उस तालमेल का एक अहम हिस्सा है, दोनों मिलजुल कर ही चलते हैं। सरकार का एक पहिया है, दूसरा विपक्ष का पहिया है, और इस तरीके से 4 पहिए बनकर के लोकतंत्र चलता है। इन्होंने जो बातें कही, ये कहां कही आशीष भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल ये इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं 2024 बैच के, उनके ट्रेनीज को संबोधित कर रहे थे, और उनको ये क्रिकेट के बहाने प्रतीकात्मक तौर पर पार्लियामेंट के भावी सेशन की शायद वो एक मूर्ति दिखा रहे थे कि ऐसा होने वाला है जो कल से शुरू होने वाला पार्लियामेंट सेशन। और कहा कि हर बैट बॉल को, यानी कि मोदी जी को टॉर्च लेके राह दिखा रहे हैं अंधेरे, क्योंकि मोदी जी फंसे हुए। मोदी जी के पास पहलगाम का जवाब नहीं है, सुरक्षा की चूक का नहीं, खुफिया चूक का नहीं, आतंकवादियों की गिरफ्तारी न होने का नहीं, जवाबदेही तय न होने का नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, सीज फायर कैसे हुआ, ट्रंप क्या कह रहे हैं, भारतीय सेना क्या कह रही है, जहाज कैसे गिर गए, किसने पाकिस्तान को निशाना बनाने से मना किया था, सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, जम्मू कश्मीर अब तक अलग राज्य क्यों नहीं बना। तमाम ऐसे मसले हैं जिनका सरकार के पास जवाब नहीं है। और उसके लिए बहुत बढ़िया जो गुरु ज्ञान है वो माननीय धनखड़ साहब ने ये कह करके दे दिया कि हर खराब बॉल को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, और कोई करेगा, यानी कौन करेगा? इन्होंने कह दिया तो सरकार तो अटेम्प्ट करेगी नहीं, अब तो कौन करेगा? विपक्ष करेगा। जैसे ही विपक्ष करेगा तो विकेट कीपर धनखड़ साहब हैं, जैसा वो बता रहे हैं, ग्लव्स, सेफ ग्लव्स, और वहां गली में फील्डर है, बाकी काम वो कर लेंगे। तो आने वाले संसद सत्र की एक आहट है। अच्छा होता अगर इस प्रतीकात्मकता की बजाय धनखड़ साहब ये हिम्मत और हिमाकत जुटा पाते कि नाम ले देते ट्रंप का, कि ट्रंप होता कौन है, ये सारे फैसले मोदी जी के। कहना चाहिए था ना भाई, मोदी जी तो नहीं कह रहे, डोवल भी नहीं कह रहे, अमित शाह भी नहीं कह रहे, राजनाथ भी नहीं कह रहे, तो धनखड़ साहब तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर बन के आ गए हैं तो कह देना चाहिए था कि ट्रंप होते कौन है, एक बार कह के देखते ना। तो आशीष भाई, इशू ये है ही नहीं, इशू कुछ और है। इशू केवल ये है कि जो व्यक्ति संसद के पटल पर बैठकर, सदन के पटल पर बैठकर
खुद को आरएसएस का एकलव्य कहे बिना किसी प्रोवोकेशन, कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, आरएसएस का एकलव्य कहे खुद को। और ये संवैधानिक पद देश का दूसरा सबसे ऊपर संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पे है और प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल में ऊपर है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, मैं तारीख बताता हूं आपको ताकि समझ रहे, 27 नवंबर 2023 को बॉम्बे में एक फंक्शन में थे प्रधानमंत्री अपने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। इन्होंने वहां क्या कहा कि महात्मा गांधी महापुरुष थे और नरेंद्र मोदी युग पुरुष है। सोच के देखिए, महात्मा गांधी से बड़े हैं नरेंद्र मोदी, युग पुरुष। ये माननीय धनखड़ साहब ने कहा। संसद के पटल पर, सभापति के पटल, उस आसन पर बैठ करके उन्होंने क्या क्या कहा और उसकी प्रोवोकेशन क्या थी? कोई प्रोवोकेशन नहीं। उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा, प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा, खुली आस्था क्या कहा उन्होंने? 31 जुलाई 2024 को आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि आरएसएस की साख बेदाग है, राष्ट्र निर्माण व भारतीय संस्कृति के लिए इसके अनेक योगदान, ये उच्चतम स्तर का विश्व स्तरीय थिंक टैंक है, हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। क्या ऐसा व्यक्ति इस देश के संविधान के उपराष्ट्रपति बन सकता है, संवैधानिक पद पर बैठ सकता है क्या? जो क्लियरली एक पर्टिकुलर संगठन या किसी पार्टी के प्रति इंक्लाइंड हो। जब भी आप राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री, अपने क्या नाम है, उपराष्ट्रपति बनते हैं या लोकसभा स्पीकर बनते हैं, तो आप अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं। आप हैं मेंबर तो भी इस्तीफा देते हैं ताकि आप न्यूट्रल दिखे। आपको याद होगा जो लेफ्ट के अपने सोमनाथ चटर्जी साहब थे, उन्होंने लेफ्ट से इस्तीफा दे करके था, और हर एक नेता ने किया, हर एक नेता, क्योंकि आप वहां पार्टी से ऊपर होते हैं, आप वहां आसन ग्रहण कर रहे हैं, आप न्याय के पद पर, और उस पद पर बैठ करके धनखड़ साहब के इस तरह की बयानबाजी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको ये पता है कि सरकार बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है और सदन बुलाना उनकी मजबूरी है। 6 महीने का एक टाइम, उसके हिसाब से ना स्पेशल सेशन बुलाई इतना सब होने के बाद, ना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। 4 जून को घोषणा करके इतनी देर तक लटकाए रखा मामले को, और अब सत्र शुरू होने से एन पहले गुरु मंत्र दे दिया कि हर बॉल को अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो अब आप समझ लीजिए आने वाले समय में अगले 21 दिन, वैसे तो ये सेशन जो चलेगा 21 अगस्त तक, लेकिन वर्किंग डे इसमें आशीष भाई 21 है। तो इन 21 दिनों में दोनों जो विकेट कीपर है, एक विकेट कीपर तो इन्होंने बता दिया ग्लव्स, सेफ ग्लव्स के साथ, दूसरा एक विकेट कीपर और भी है जो अडानी का नाम सुनते ही नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ये वो सारा करे। तो ये नया भारत जो मोदी जी ने बनाया है धनखड़ साहब से मिलके, ज्ञानेश कुमार गुप्ता से मिलकर के, ये उसके एक लक्षण है। जो उपराष्ट्रपति इस तरीके से सरेआम सुप्रीम कोर्ट को कोई चुनौती देते हैं कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता ही नहीं, संसद सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कितनी बार कह चुके हैं। तो ऐसे संवैधानिक पद पर आप इतिहास में मुझे दूसरे आदमी का नाम बताइए जिस उपराष्ट्रपति ने इस तरह की कोशिश या चेष्टा भी की। वो क्यों कर रहे हैं ये भी समझिए। अभी 10 जुलाई को उन्होंने क्या कहा कि मैं अगस्त 27 में रिटायर होकर चला जाऊंगा, यही कहा ना 10 जुलाई को, याद होगा आपको, हमने चर्चा भी की। तो 10 जुलाई को ये कह रहे कि अगस्त 2027 में मेरी रिटायरमेंट है, वो 76 साल की हो जाएगी, 76 से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन दिल अब भी नहीं मान रहा, दिल मांगे मोर। दिखास की एक परेशानी है, छपास की एक परेशानी है, और सुर्खियों में रहने की परेशानी है। पद पर ऐसे हो कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता बियॉन्ड ए पॉइंट। तो जो मर्जी आए संविधान की व्याख्या कर दीजिए, जो मर्जी आए सदन की व्याख्या कर दीजिए। आपके बोलने की जरूरत हो या ना हो, सभापति के पटल पर बैठ करके आरएसएस के बारे में पूरा ज्ञान दे दीजिए। किसने कहा आपको आरएसएस को आपका सर्टिफिकेट चाहिए था क्या? क्यों कहा आपने सभापति के उस पर बैठ करके? कभी सोचिएगा इस बात को आशीष भाई। और ये बहुत गंभीर सवाल है जो व्यतीत करते हैं। किसी व्यक्ति का किसी विचारधारा के अंदर जीवन पर्यंत लगा रहता है वो, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ करके उसको अपने आप को डिटैच करना होता है, और डिटैचमेंट बहुत जरूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये रह करके अपनी सारी, विपक्ष को क्या कहते हैं कि विपक्ष जो भी बात करता है वो कहते हैं कि इनका जो है नैरेटिव राष्ट्र विरोधी। भाई ये बात मोदी जी कहे, उनकी सरकार कहे, आईटी सेल के समझ में आता है, उपराष्ट्रपति थोड़ी कहेगा ये बात। उसको तो संसद का संचालन करना है, राज्यसभा का। वो क्या कह रहा है कि राष्ट्र विरोधी नैरेटिव कोविड वायरस के समान। बताइए आप, ये उपराष्ट्रपति की भाषा है। तो आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो संसद का स्मूथ संचालन करेगा, या वो पार्टीजन बन करके एक खास तरह के नैरेटिव को पैदल करेगा और विपक्ष को जलील करेगा डे इन एंड डे आउट। ये संसद में हमारे जो संविधान निर्माताओं थे, क्या उन्होंने ऐसी संसद की परिकल्पना की थी आशीष भाई? ये सारे सवाल हैं
जो कहीं ना कहीं व्यथित करते हैं। और आज संडे के दिन हमने इस पर चर्चा करना इसलिए मुनासिब समझा कि अगले 20 घंटे के अंदर पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, और ये सेशन मोदी सरकार के अब तक के जितने भी सेशन हैं उनमें सबसे चुनौतीपूर्ण है। और पूरी दुनिया में जो हमारी साख का सत्यानाश किया गया है, आप संप्रभुता की बात कर रहे हैं, अरे अमेरिका का राष्ट्रपति आपको ये बता रहा है कि 5 जहाज गिर गए, आपका सीडीएस चीफ कह रहा है जहाज गिरे हैं, आपका डिफेंस अटैची कह रहा है कि भारत सरकार ने परमिशन दी पाकिस्तान पर अटैक करने की, केवल टेररिस्ट का अटैक, इसलिए हमारे जहाज गिर गए। आपके मुंह में दही जमी हुई है और आप विपक्ष को कह रहे हैं कि उनका नैरेटिव राष्ट्र विरोधी है। आप उपराष्ट्रपति, आप सभापति, आप आरएसएस को क्लीन चिट दे रहे बैठकर। अरे इस देश का नैरेटिव है, वो सवाल है, जवाब है, संसद उसका सबसे माकूल स्थान है। हु आर यू टू कॉशन देम? आप अपना जो काम संविधान ने दिया आप वो कीजिए ना, उसके बाहर आप अपने डोमेन से क्यों जा रहे हो? मोर लॉयल देन द किंग। आप भारतीय जनता पार्टी को आपने कहना भी है तो कहते ही होंगे, लेकिन टेलीविजन कैमराज के सामने ये ज्ञान देना आपने कभी सुना था क्या? इस तरह की बात करना तो अपने आप में दिस कंडक्ट इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल। दैट्स व्हाट आई कैन से आशीष बाबू। देखिए, जितनी बातें आई, इस सब बातों गौर से सुनने के बाद 2-4 बातें करने का मन कर रहा है। एक तो सोमनाथ दा का आपने नाम लिया। आज जब आपने नाम लिया तो नाम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो सनातनी परंपरा में है कि किसी को याद करो तो उसकी आत्मा तक वो आवाज जाती है। नहीं लेना चाहिए हमें नाम। जगदीप धनखड़ की चर्चा में सोमनाथ दा का नाम लेना, ये आप समझ लीजिए कि आज रविवार का पाप है हमारा। लेने नहीं चाहिए ना। आप बताओ, ये जब नरेंद्र मोदी गांधी, अंबेडकर और नेहरू का नाम लेते हैं तो उस दिन आत्मा तड़प जाती होगी कि कौन सा आदमी हमारा नाम लिया, भले अनुचित नाम लेते। सोमनाथ तक कहां कहां और जगदीप धनखड़ कहां? एक एक का कद निष्पक्षता में, संसदीय परंपरा में आसमान के समान है, और एक खुद ही झुका जा रहा है जमीन की तरफ। अपनी दिशा खुद ही वो तय कर रहा है, जमीन ऑटोमेटिक उसको झुका के खींच रही है कि तुम्हारी जगह कहां पर है। फिर अगला मैं स्टेटमेंट जो कर रहा हूं पूरी अपनी जिम्मेदारी पे। इस उपराष्ट्रपति के इंस्टीट्यूशन, इस कुर्सी को आजादी के बाद अगर सबसे निचले स्तर पर कोई ले गया है, सबसे निचले स्तर, तो माननीय जगदीप धनखड़ लेके गए। उस कुर्सी पर डॉक्टर राधाकृष्णन विराजमान थे साहब। हेमंत भाई, हम लोग हर साल 5 तारीख को शिक्षक दिवस करते हैं, उनके नाम पे मनाते। उस कुर्सी पे वो विराजमान थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस कुर्सी पे विराजमान थे। उसी कुर्सी पे ये कुर्सी चेंज करवा दीजिए या तौलिया डलवा दीजिए, बॉडी उस कुर्सी से टच होनी चाहिए। ऐसे मतलब आप बताइए ना, संविधान, संसदीय परंपराओं के, लोकतंत्र के वो पहरुआ थे और उस कुर्सी पर ये बैठे हैं। तीसरी बात, जगदीप धनखड़ जो आज संघ के एकलव्य बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट रहे। ताऊ देवीलाल के कब से संघ के एकलव्य तक का सफर तय किया है। आप तो हरियाणा तो आपका घर है, आपसे बेहतर कौन जानेगा? उतना बेहतर मैं भी नहीं जानता है। खाटी समाजवाद से और संघवाद तक का सफर तय करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कितना पतित हो सकता है, आप सोच लीजिएगा। उसके बाद अगली बात, अब आते हैं सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर। बहुत सारे एग्जाम्पल हेमंत भाई ने दिए। 24 बार बेइज्जत होने वाला व्यक्ति देश की संप्रभुता बचा पाएगा क्या? 24 बार। जिस व्यक्ति को बैठा करके सामने एक देश का राष्ट्रपति कहे टैरिफ पर सिर्फ हम बोलेंगे, सुनना है, सवाल जवाब नहीं करना है, सुनना है सिर्फ, देश की संप्रभुता बचाना। जिस व्यक्ति को बैठा करके कोई कहे ब्रिक्स इज डेड नाउ, मैंने बोल दिया ना, मेरे बोलते ही मर गया था। जब मैंने कह दिया, चेतावनी दी, उसी समय ब्रिक्स मर गया। ब्रिक्स कौन था? ब्रिक्स में 5 ईंटें लगी थी, 5 ईंट में हमारी 1 ईंट थी।
और उस ब्रिक को तोड़ दिया, आपको सामने बिठा करके बोला संप्रभुता, सॉवरेनिटी। यही तो देश का दुख है कि सॉवरेनिटी आपको पता ही नहीं है। हो सकता है आप हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हों, स्पेलिंग उसका लिख दे, लेकिन सॉवरेनिटी स्पेलिंग से नहीं चलता है, उसको आपने स्पेल कर दिया। सॉवरेनिटी एक एहसास है कि हम संप्रभु हैं, वो फील है। आप सॉवरेनिटी बताएंगे, आपके देश के फैसले वो तय करता है, आपके देश का सीज फायर का ऐलान वो करता है। सॉवरेनिटी की बात कर रहे हो आप, किस मुंह से, किस मुंह से कर रहे हो? हैं? आपके घर में शादी है और कार्ड वो भेज रहा है, आप सॉवरेनिटी की बात कर रहे हो। जिसके यहाँ कार्ड गया, सबने कहा कि अपनी बेटी की शादी करने लायक भी नहीं है। बताओ, फलाने कर रहे हैं इसकी बेटी की शादी, इस लायक भी नहीं है, टेंट तंबू सब उसने बुक किया। इसका मतलब इसके पास इतना भी नहीं है, ये इतना दिवालिया हो चुका है कि इसकी बिटिया की शादी में हलवाई दूसरे ने बुक किया, टेंट दूसरे ने बुक किया, डीजे दूसरे ने बुक किया, सब दूसरे ने बुक किया है। जब कार्ड दूसरा भिजवा रहा है तो यही कहा जाएगा ना मोटा मोटी। हेमंत भाई, बिल्कुल बात कर रहा हूँ बिल्कुल। सॉवरेनिटी की बात कर। पूरे आशीष भाई प्लैनेट देखिए, कोई नहीं है, नहीं, पूरे प्लैनेट पे कोई नहीं है जो हमारा हाँ, फैसला कर पाए। हमारी लीडरशिप फैसला करती है। बहुत बढ़िया बात बोला आप। आपकी लीडरशिप का फैसला कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया में जकार्ता में हमारे डिफेंस अटैची ने बताया। वाकई आपने धनखड़ साहब सही कहा कि आपकी लीडरशिप ही तय करती है, पूरे प्लैनेट में वही तय करती है कि जाओ, नुकसान हो जाएगा तब उसके बाद अपना तुम अपने हिसाब से रेक्टिफाई करना, सुधारना। धनखड़ साहब ने मुहर लगाया है कि जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला था सही बोला था। भारत की सेना का हाथ बांध करके छोड़ दिया था पाकिस्तान के सामने। मैं एक बाइट और सुना देता हूं, एकलव्य वाली आपने चर्चा की है, जरा सुनाइए पहले, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. Leader of the opposition says that I can intervene when there is transgression of rules. If a member is speaking within the rules, I should not intervene. I agree with that. But here the member was not transgressing rules. He was trampling the Constitution of India. For this reason, an organization, I have said, is fully entitled. RSS is an organization which is a global think tank of the highest order, which is doing national service. Every organization has a right to it. Under our fundamental rights, under Part 3 of the Constitution, organizations have rights. This organization, RSS, has all the rights to contribute for national growth, for national development. अरे वाह, संघ की इतनी तारीफ हेडगेवार गोलवलकर से लेके जो है देवरस और राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और सुदर्शन ने नहीं किया जितना ये कर डाले हैं। और इसमें बस एक ही बात मैं समझना चाहता हूं, इस तारीफ के बाद तो फिर सरदार पटेल को आप कैसे जो है सम्मान दे रहे हो? सरदार पटेल को आपने नीचे कर दिया, झुका दिया। इस टाइप की तारीफ एक कमरे में राष्ट्र विकास पर गांधी और गोडसे की संयुक्त चर्चा के समान है। ये तारीफ कि गांधी और गोडसे एक साथ बैठ करके देश के विकास पर चर्चा कर रहे थे। हेमंत भाई, आशीष भाई 31 जुलाई 2024 का ये संबोधन है राज्यसभा के आसन पर बैठ करके।
आई हेयर बाई रूल, आई हेयर बाई रूल, ये सभापति की भाषा है। आरएसएस इस राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस को सरदार पटेल साहब, जिसको मोदी जी उठाए फिरते हैं, जिसका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको उन्होंने बैन किया, उसके बारे में ये श्रीमान धनखड़ साहब, जो उपराष्ट्रपति हैं इस देश के सौभाग्य से, वो ये शब्द कह रहे हैं। इनसे कोई केवल एक बात पूछ ले कि क्या आरएसएस एक पंजीकृत संस्था है भारत के किसी भी कानून के तहत? किसी भी कानून के तहत छोड़ दीजिए, रजिस्टर्ड नहीं है। क्या उसका पैन कार्ड भी है? क्या उसने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है? पूरे देश में उसकी जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, वो कहां से आई? उस चंदे के स्रोत क्या है? क्या काम करते हैं? उनकी कोई मेंबरशिप लिस्ट है क्या? क्या उनका कोई चुनाव होता है? जब कोई संविधान ही नहीं है, जब कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको लेजिटिमाइज आप कहां बैठ के कर रहे हो? राज्यसभा के सभापति के पटल पर, जबकि आपको किसी ने कहा नहीं। नंबर एक। नंबर दो, आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट नहीं। राज्यसभा इज नॉट देयर, राज्यसभा का सभापति इज नॉट देयर। आई हेयर बाई रूल, आपका काम संसद का संचालन करना है, राज्यसभा का संचालन कीजिए। आप उसको सर्टिफिकेट मत बांटिए। ये आशीष भाई उपराष्ट्रपति पद की गरिमा, संवैधानिक दायित्व और दलगत राजनीति के अंदर आकंठ धसने का एक बेहद शर्मनिरपेक्ष उदाहरण है, जो कभी भी रिपीट नहीं किया जाना चाहिए इस देश के आने वाले समय में। और बहुत सारी सीमाएं, बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं, बहुत सारी रेड लाइन्स, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये व्यक्ति बहुत बार विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स लांघ चुका है। और इसी कारण आपने देखा होगा देश के इतिहास में पहली बार पिछले साल दिसंबर में समूचे विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। अविश्वास प्रस्ताव, इनके व्यवहार को देखते हुए आप सोचिए, सभापति के आसन पर बैठ के, चेयरमैन के आसन पर बैठ करके आई हेयर बाई रूल आरएसएस। आरएसएस ने आपको सर्टिफिकेशन के लिए बोला है क्या? एंड हु आर यू? हु आर यू बाय द वे? ये काम तो कोई भी नहीं करता, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ओवरबोर्ड जाकर के। तो ये उस पद की गरिमा को निम्नतम स्तर पर ला करके तार तार करने का एक शर्मनिरपेक्ष उदाहरण है। और ये उदाहरण यहां पर खत्म नहीं होगा। इससे तो आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले समय में ये स्तर और गिरता जाएगा। अभी तो आप सेशन देखिएगा, जहां सरकार फंसेगी वहां आप देखिएगा ये बॉल को विकेट से आगे पकड़कर भी स्टंप कर देंगे। आमतौर पर स्टंप करने के लिए बॉल को वेट करना पड़ता है आपको कि स्टंप क्रॉस करे, तब आप करेंगे। लेकिन बहुत बार आपने दोनों चेयर्स को देखा होगा जिस तरीके से कि वो स्टंप से आगे पकड़ के भी बोल्ड कर देते, क्योंकि दे हेयर बाई रूल। मैंने ये भाषा, आशीष भाई, मैंने भी 20-25 साल पार्लियामेंट कवर किया और सारा किया, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह का पार्टीजन बिहेवियर चेयर्स का हो सकता है। उनके आप एक घटना याद दिलाता हूं, आप भावुक हो जाता हूं उस घटना को याद करके। आपको एक घटना याद होगी, उत्तर प्रदेश के सर्वशक्तिशाली योगी आदित्यनाथ संसद में एक बच्चे की तरह रो रहे थे, बच्चे की तरह। मैं था वहां लोकसभा के अंदर, और कि ये मुझे मार डालेंगे, स्पीकर साहब मुझे संरक्षण चाहिए। और उन्होंने एक सोमनाथ चटर्जी साहब ने एक अभिभावक के तौर पर, हाँ, अभिभावक के तौर पर, और हम उस दिन वास्तव में इस देश की डेमोक्रेसी को सैल्यूट करते हुए वापस आए थे कि देखिए ये एक सांसद की पीड़ा थी, तो एक अभिभावक के तौर पर चेयर ने उसका ये संरक्षण प्रदान किया। और सारा संसद भवन, पूरा लोकसभा स्तब्ध। क्यों? क्योंकि तब आप प्रतिस्पर्धी होते थे, कंपिटिटर होते थे, पॉलिटिकल शत्रु नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पिछले 100 साल से इस देश के अंदर शत्रुता के बीज बोने के अलावा कोई काम किया हो तो मुझे वो बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ किया हो तो, सांप्रदायिक विद्वेष के अलावा कुछ किया हो तो। जो दोनों चेयर्स हैं वो इस सदन के आखिरी सदस्य तक की अभिभावक होती है, वो किसी पार्टी की प्रतिनिधि नहीं होती, वो किसी आरएसएस की स्पोक्स पर्सन नहीं होती। और जो ये श्रीमान जी मंच उस पे सब आसन पे बैठ के कह रहे थे ना, ये तो कोई आरएसएस वाला भी नहीं कह सकता। जो इनके कारनामे रहे आज तक के, जो इनका इतना जबरदस्त इतिहास रहा है। जब ये सारा आई हेयर बाई रूल कर रहे थे तो बता देते कि आजादी के आंदोलन में भी इनका बड़ा जबरदस्त योगदान था, बताना चाहिए। धनखड़ साहब को अब भी है, अभी इस पूरा सेशन पड़ा है, अभी उनके 2-4 नाम लाने चाहिए कि इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। एक आरएसएस के व्यक्ति का नाम बताइएगा मुझे, सोच करके, आप भी विद्वान आदमी, एक का, जिसने आज तक अंग्रेजों के शासन के बारे में कुछ कहा हो। एक का नाम बता दीजिए। आज तक चीन का नाम लिया हो, आज तक चीन के खिलाफ एक शब्द बोला हो, एक शब्द की बात कर रहा हूं।
आज तक ट्रंप का नाम लिया हो? ये राष्ट्रवादी, ये देश की सॉवरेंटी की बात करते, ये फैसले खुद करते। अरे जिस देश का लड़ाई मेरी पाकिस्तान के साथ हो रही है, सीज फायर ट्रंप घोषणा कर रहा है और देश का उपराष्ट्रपति सॉवरेंटी की बात कर रहा है, क्या कहेंगे आप उसे? साधुवाद इस देश की जनता को। एंड वी डिजर्व इवन वर्स, मैं तो ये कह सकता हूं कभी तो और बुरा होने वाला है, केवल इंतजार करते जाइए। संसद भवन को जो एक बेहतरीन जो चर्चा का माहौल, जो सवाल जवाब का माहौल, तमाम चीजें होती थी, आज उसको एक घटिया अखाड़ा बना दिया गया है, एक घटिया राजनीति का, एक बाकायदा प्री स्क्रिप्टेड सारी की सारी कार्रवाई। और इस तरह की चेयर्स जो संसद पे पटल पे बैठ करके ये कहे कि आई हियर बाय रूल आरएसएस, सोचिए आप, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, चलिए वक्त हो गया है, आज वक्त ज्यादा हो गया तो क्षमा भी मांग लेते हैं, वक्त ज्यादा हो गया क्योंकि इस विषय पर जितना बोलो कम है। सोमनाथ दा की फिर चर्चा कर दी चलते चलते हेमंत भाई ने, कि बैठे थे आसन पर जब रो रहे थे। मैं कई बार इस बात को कोट किया हूं कि एक एफआईआर में 700 किलोमीटर रोते आए थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चला दो बुलडोजर, कर दो एफआईआर। ये होता है सत्ता की ताकत का जो मद होता है ना, सत्ता का मद, वो होता है, मदांध लोग होते हैं। ये क्या समझेंगे लोकतंत्र को, और सोमनाथ दा को क्या समझ पाएंगे। खैर, अंपायर की बात की थी, अंपायर से ही विकेट कीपर की। कई बार क्या होता है, विकेट के पीछे 3 स्टंप जो होते हैं ना 22 गज की दूरी पर, पूरे क्रिकेट के ग्राउंड में 2 ही लोग अंपायर के पीछे होते, विकेट के पीछे होते हैं, सिर्फ 2 लोग, एक विकेट कीपर और एक अंपायर, सिर्फ 2 होते हैं। एक तरफ स्टंप के पीछे विकेट कीपर होता है और एक तरफ स्टंप के पीछे अंपायर होता है। हमारे लोकतंत्र के इस मैच में विकेट कीपर ही अंपायर भी है। सबसे बड़ा खतरा ये है, विकेट कीपर ही अंपायर है। वो खुद ही ग्लव्स में गेंद पकड़ता है और खुद ही उंगली उठा देता है, आउट। ये सबसे बड़ा खतरा है। जो क्रिकेट का उदाहरण उन्होंने दिया है उसी मैं बता रहा हूं। आप कल्पना कीजिएगा कि विकेट कीपर अंपायर हो जाए तो 11 गेंद में ही पूरी टीम को आउट कर देगा। हर गेंद ग्लव्स में लेगा और कहेगा आउट। तो जरा ऐसे विकेट कीपरों सावधान रहिए। गलती तो हो ही चुकी है कि ऐसे विकेट कीपर अब बैठे हुए हैं आसन पर। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, चर्चा लंबी हो गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।